नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, राजधानी लखनऊ के शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय में दिव्यांग कल्याण विभाग कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी ने मेधावी छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरण किया। कार्यक्रम में सीएम योगी ने छात्रों की हौसला अफजाई भी की। सीएम योगी ने कहा, इस विश्वविद्यालय में सभी छात्र, चाहे वो दिव्यांग हो या फिर सामान्य, सभी एक साथ रहकर एक दूसरे की ऊर्जा को साझा करते हैं। सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज लखनऊ के एक इफ्तार कार्यक्रम में पहुंचे, तो वहीं इस दौरान बीएसपी की बात पर जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने कहा, मायावती प्रधानमंत्री के लिए कहती हैं, इस बात की खुशी है। वहीं आजम खान को लेकर अखिलेश यादव ने कहा, मैं इस स्थिति को बहुत साफ कर दे रहा हूं। समाजवादी पार्टी पहले दिन से आजम खान के साथ खड़ी है और आगे भी जरूर रहेगी। इस बात की, और मैं तो चाहता भी था, पिछली बार समझौता भी इसी बात के लिए था, और ये समझौता बना रहता, गठबंधन बना रहता, तो शायद आने वाले समय में इस देश के बहुजन समाज के लोग और बहुजन समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सिद्धांत पर चलने वाले लोग देखते कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनता। समाजवादी पार्टी पहले दिन से आदरणीय आजम खान साहब के साथ खड़ी है, और उस समय भी जिस समय मुकदमे लगाए जा रहे थे, जो मुकदमे लगा रहे थे, मैंने उनसे खुद बातचीत की थी, खुद बुलाया था मैंने उन्हें, और उनके नेता उसको भी मैंने बुलाया था। उन्होंने कहा कि हम बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो कमिश्नर थे वो उस समय डीएम थे, और बाकायदा मुख्यमंत्री ऑफिस कोऑर्डिनेट कर रही थी कि कैसे मुकदमे लगाए जाएं, कैसे और गंभीर धाराएं लगाई जाएं। तो जिस समय मुकदमे लगाए जा रहे थे, आखिरकार ये लोग कहाँ थे? उस समय समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी थी, और आने वाले समय में भी समाजवादी पार्टी उनके साथ। कंटिन्यूटी की सरकार है। जो सरकार कंटिन्यूटी की हो तो उन्होंने 5 साल किया क्या जो प्रेजेंटेशन देखना पड़ रहा है उन्हें? अरे आप भी जागरूक पत्रकार हो, कम से कम ये बताओ उन्हें कि आप प्रेजेंटेशन क्यों देख रहे हो? कोई नया डॉक्यूमेंट तैयार किया हो उत्तर प्रदेश के विकास के लिए तो बताओ। आप वहीं घूम के आगे खड़े हो गए, आके जहाँ पर से आपने शुरू किया था। रात के 2 बजे तक प्रेजेंटेशन देखते थे आप, और फिर प्रेजेंटेशन देखने लगे, तो उत्तर प्रदेश का विकास क्या हुआ है? कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार और कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम गुरुवार शाम सपा के कद्दावर नेता आजम खान के घर पहुंचे, परिजनों से मुलाकात करी, रोजा इफ्तार में शामिल हुए और संतों की ओर से ईदी भेंट करने की बात भी कही है। सपा से आजम खान की नाराजगी को लेकर कहा कि अब शीशे में बाल आ चुका है। ऐसे में सोमवार को आजम खान से सीतापुर जेल में मुलाकात के बाद गुरुवार शाम को उनके घर पर परिजनों से आचार्य प्रमोद कृष्णम की यह मुलाकात क्या आजम खान के लिए कांग्रेस के दरवाजे खोलने वाली है, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम के सीतापुर जेल के बाद अब आजम खान के घर पहुंचने से सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर भी तेज हो गया है। देश के तमाम राज्य भीषण गर्मी की चपेट में आ गए हैं। इसी के साथ बिजली की मांग भी बढ़ गई है, लेकिन यूपी सहित कई अन्य राज्यों में बिजली संकट गहरा रहा है। दरअसल बिजली उत्पादन के लिए कोयले की उपलब्धता जरूरत के अनुपात से काफी कम है। यही वजह है कि बिजली की किल्लत देखी जा रही है। तो वहीं तमाम राज्य कोयले की खपत और स्टॉक को लेकर चिंता भी जाहिर कर चुके हैं। इधर यूपी उत्तराखंड में बिजली संकट के चलते कई घंटे की कटौती भी की जा रही है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोयले की निर्बाध और समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए उत्तर रेलवे ने 28 अप्रैल से अगले आदेश तक 8 पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इसे लेकर उत्तर रेलवे मुरादाबाद मंडल की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसके अनुसार बिजली स्टेशनों को कोयले की निर्बाध और समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए कोयला ढोने वाली मालगाड़ियों को प्राथमिकता दी जा रही है। यही वजह है कि 28 अप्रैल से अगले आदेश तक 8 यात्री ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया गया है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा और बलिया के रसड़ा से विधायक उमाशंकर सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। बसपा के दोनों नेताओं ने बीएसपी सरकार में बनाए गए स्मारकों के रखरखाव को लेकर चर्चा करी है। विधायक दल के नेता उमाशंकर सिंह ने बताया कि जितने भी स्मारक बने हैं उनकी मरम्मत की जरूरत है, इसलिए हम लोगों ने सीएम से कहा कि स्मारकों की दुर्दशा की एक रिपोर्ट बनाकर
काम करने की आवश्यकता है। उमाशंकर सिंह ने कहा कि रिपोर्ट में ये शामिल होगा कि कौन सा स्मारक बरसात में टपक रहा है, कौन से स्मारक का पत्थर टूट गया है, कौन सा स्मारक गंदा पड़ा है। उन्होंने कहा कि स्मारकों से रेवेन्यू भी आता है और ऐसे में इसकी देखरेख तो होनी ही चाहिए, क्योंकि ये किसी पार्टी की संपत्ति नहीं बल्कि सरकार की संपत्ति है। उमाशंकर सिंह ने बताया, योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में अधिकारियों की लापरवाही को लेकर कहा, सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन अधिकारियों को स्मारकों पर ध्यान देना चाहिए। मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में जगत जननी माता विंध्यवासिनी का द्वार अब पीतल की तरह चांदी का हो गया है। चांदी के बने 101 किलो के दरवाजे झारखंड के भक्त संजय चौधरी ने लगवाया है। इसे माता रानी की कृपा बताते हुए कहा कि ये सब मां का आशीर्वाद है। आपको बता दें कि इस मौके पर माता विंध्यवासिनी के दरबार में विशेष पूजा अर्चना भंडारे का आयोजन किया गया। दरवाजे का निर्माण राजस्थान झुंझुनू के कारीगर विक्रम प्रमोद गोपाल और संजय ने किया है। माता विंध्यवासिनी के दरबार के प्रथम गणेश द्वार को 101 किलो के चांदी से बनवाया गया है। इससे पहले ये द्वार पीतल का बना हुआ था, अब उसकी जगह चांदी के द्वार को लगा दिया गया। माता विंध्यवासिनी के दरबार में करीबन 25 साल से झारखंड के रांची से माता का दर्शन पूजन करने के लिए संजय चौधरी सब परिवार दोनों नवरात्रि में दर्शन करने आते थे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में चाचा और भतीजे की लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई है। दरअसल चाचा शिवपाल यादव और भतीजे अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। सपा से नाराजगी के बीच सपा गठबंधन के विधायक शिवपाल यादव अखिलेश यादव से नाराज बताए जा रहे हैं। इस बीच उनकी बीजेपी में शामिल होने की अटकलें भी लगाई जाने लगी। इस अटकलों को लेकर अखिलेश यादव ने बीते दिन कहा कि अगर हमारे चाचा को बीजेपी लेना चाहती है तो देर क्यों कर रही है। अखिलेश ने इसी बयान को शिवपाल यादव ने नादानी भरा बताया। उन्होंने कहा कि अगर मुझे अखिलेश यादव बीजेपी में भेजना चाहते हैं तो समाजवादी पार्टी से निकाल दें। ये गैर जिम्मेदाराना बयान है, नादानी का बयान है ये। अब वैसे तो मैं समाजवादी पार्टी के 111 जो विधायक जीते हैं उनमें से हैं। अब पता नहीं उन्हें अगर यही भाजपा में भेजना है तो फिर निकाल देना चाहिए उनको। और पहले ही मैं तो कह चुका हूँ कि कोई भी बात होगी तो जब भी उचित समय होगा तो उचित समय से आप लोगों को अवगत करा देंगे। देखिए, आजम साहब के साथ जुल्म हो रहा है, छोटे छोटे केस लगाए जा रहे हैं, बराबर लगाए जा रहे हैं। और वो समाजवादी पार्टी के सबसे सीनियर विधायक हैं, विधानसभा में सबसे सीनियर विधायक हैं। 10वीं बार विधायक चुने गए हैं, एक बार सांसद भी रहे, एक बार राज्यसभा के सदस्य भी रहे। तो लोकसभा में भी जब सदस्य थे तो उनकी आवाज़ लोकसभा में भी उठानी चाहिए था, विधानसभा में भी उठानी चाहिए था। करीबन 10 दिनों पहले उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बाराबंकी जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया था। डिप्टी सीएम यहां मरीज बनकर ओपीडी में पहुंचे और लाइन में लगकर पर्चा बनवाया। करीबन 40 मिनट के निरीक्षण के दौरान ब्रजेश पाठक ने यहां पर कई कमियां मिलने के बाद जिम्मेदार चिकित्सकों और अधिकारियों को फटकार भी लगाई थी और सारी व्यवस्था को जल्द से जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद एक उम्मीद जागी थी कि शायद अब यहाँ पर व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएं। लेकिन आज यहाँ की रियलिटी चेक में जो तस्वीर सामने आई वो काफी निराश करने वाली है। आलम यह है कि यहाँ की हालत डिप्टी सीएम के निरीक्षण के बाद और ज्यादा बदतर हो गई है। अब ताजमहल की खूबसूरती में धार्मिक आकर्षण भी बढ़ गया है। आरएसएस की भगत सिंह शाखा और युवा जागरण सेवा समिति ने यमुना आरती शुरू कर दी है। ताजमहल से महज 500 मीटर की दूरी पर यमुना की भव्य आरती पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई है। दूर दूर से लोग इस मनमोहक आयोजन में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। संघ का कहना है कि पर्यटन के साथ यहां आध्यात्म भी जुड़ेगा। हर सोमवार होने वाली आरती को बढ़ावा देने के लिए संगठन के लोगों ने प्रयास किया और बीते 2 सप्ताह से यहां सैकड़ों लोगों की भीड़ के साथ आरती का भव्य आयोजन किया जा रहा है। यमुना आरती के बाद वहीं मंदिर में शिव आरती भी की जाती है।
वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इस दौरान मायावती ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। मायावती ने कहा, अब समाजवादी पार्टी कभी सत्ता में आने वाली ही नहीं है और अखिलेश खुद विदेश भागने की फिराक में है। मायावती ने अखिलेश यादव पर आरोपों की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा, सपा की वजह से ही भाजपा सत्ता में आई है, क्योंकि सपा के कारण पूरा चुनाव ध्रुवीकरण पर हो गया। मायावती ने कहा, मुस्लिम दलितों के वोट में बहुत ताकत है, ये लोग जुड़ जाएं तो मुझे सीएम बना सकते हैं। प्रदेश का मुसलमान समाजवादी पार्टी से बेहद नाराज है, ऐसे में वो उनके साथ जुड़ने वाला नहीं है। मायावती ने अखिलेश के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, उनका सपना राष्ट्रपति बनना नहीं है, वो पीएम और सीएम बनने का ही सपना देख सकती हैं। ताकि ये विदित है कि इस बार यूपी में हुए विधानसभा चुनाव में बीएसपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए सपा व बीजेपी ने अंदर अंदर मिलकर इस चुनाव को पूरे तौर से हिंदू मुस्लिम रंग दिया है, जिसके कारण बीजेपी फिर से यहाँ सत्ता में वापस आ गई है। अब यूपी में खासकर कमज़ोर वर्गों व मुस्लिम समाज के लोगों के ऊपर जो आए दिन जुल्म जाती हो रही है, तो उसके लिए भी सपा मुखिया ही पूर्ण रूप से जिम्मेवार व कसूरवार भी है। और अभी भी ये किस्म किस्म की अफवाहें फैलाने से बाज नहीं आ रहे हैं, जबकि अब तो इनको अपनी बचकानी व घिनौनी राजनीति बंद करनी चाहिए। इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि यदि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में खासकर दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम व अपर कास्ट समाज में से गरीब तबका भी बीएसपी में जुड़ जाता है, तो फिर ये लोग बीएसपी की मुखिया को पुनः यहाँ यूपी का मुख्यमंत्री बना सकते हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि आगे चलकर देश का प्रधानमंत्री भी बना सकते हैं, क्योंकि इन वर्गों के वोटों में बहुत बड़ी ताकत है। ये बात भी सर्वविदित है कि ये कार्य दबे कुचले लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने का ये कार्य मैं देश का राष्ट्रपति बनकर नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश का सीएम व देश का पीएम बनकर ही कर सकती हूँ। इसलिए सपा के लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ में मुझे जबरदस्ती राष्ट्रपति बनाने का जो सपना देख रहे हैं, तो उसे इनको भूल जाना चाहिए, कोई फायदा नहीं। जबकि इस मामले में हकीकत यह है कि सपा वाले मुझे देश का राष्ट्रपति बनाने का सपना इसलिए देखते रहते हैं ताकि उनके लिए यूपी का सीएम बनने का रास्ता साफ हो जाए, जो ये कदापि संभव नहीं हो सकता है। तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती पर सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमीक जामई ने गंभीर आरोप लगाए हैं। अमीक ने कहा कि अंबेडकर काशीराम के रास्ते से बसपा भटक चुकी है, अब समय है कि इसे खत्म हो जाना चाहिए। लोहिया अंबेडकर के रास्ते सपा मुखिया अखिलेश यादव संविधान, आरक्षण और बहुजन विरोधी आरएसएस भाजपा से टक्कर लेते रहेंगे। सुनिए। महिला मायावती जी की पूरे देश में हम सब लोग समाजवादी पार्टी के लोग बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि बीएसपी की आज कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो बाबा साहब का रास्ता था, जो मान्यवर काशीराम का रास्ता था, उससे बीएसपी जो है वो पूरी तरह से भटक चुके हैं। 2019 में तो उन्होंने
पार्टी को ख़त्म ही कर दिया था। ये तो हमारे माननीय अखिलेश यादव जी हैं, जिन्हें ये लगता था कि नहीं, ये काशीराम जी का जो ये लगाया हुआ पौधा है ये हमारे देश में जिंदा रहना चाहिए। लेकिन बहन जी का जो केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के साथ स्टैंड है, आप धारा 370 पे देखिए, आप किसानों के आंदोलन में देखिए, आप NTCA मूवमेंट में देखिए, इन सारी सरकार की जो बिल थे, जो नीतियां थीं, BSP हमेशा उनके साथ खड़ी नजर आई। आगरा में राजा मंडी रेलवे स्टेशन और मां चामुंडा देवी मंदिर का मामला गर्माता दिखाई दे रहा है। हिंदूवादी चामुंडा देवी मंदिर को हिंदुओं की आस्था का केंद्र बता रहे हैं, तो वहीं डियारम मंदिर को एक बड़ा अतिक्रमण बता रहे हैं। हिंदूवादियों ने कहा कि अगर रेल प्रशासन नहीं माना तो इसके लिए उग्र आंदोलन किया जाएगा। यही नहीं, रेल के नीचे आने को वो तैयार हैं। हिंदूवादियों के इस रूप से साफ हो चला है कि अब ये मामला लंबा खींचने वाला है। वहीं डियारम भी कह चुके हैं कि अगर अतिक्रमण को नहीं हटाया गया तो वो राजा मंडी रेलवे स्टेशन को बंद कर देंगे। अब आपको आसान शब्दों में बताते हैं कि आखिरकार ये पूरा माजरा क्या है। दरअसल आगरा के राजा मंडी रेलवे स्टेशन पर मां चामुंडा देवी का प्राचीन मंदिर स्थित है, जिसे रेलवे पिछले कई दशकों से अतिक्रमण बताता आ रहा है। लेकिन अब डियारम आगरा में इसको हटाने के लिए मंदिर पर नोटिस चिपका दिया गया है। मंदिर पर नोटिस चस्पा करने के बाद इस पूरे मसले ने तूल पकड़ना शुरू किया और अब ये मामला आर पार का हो चला है। इस मामले में गुरुवार को थाना न्यू आगरा क्षेत्र के अंतर्गत एक प्रेस वार्ता आयोजित हुई थी, जिसमें हिंदूवादियों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर राजा मंडी रेलवे स्टेशन से मंदिर की एक ईंट भी हिलाई गई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। वो रेलवे के नीचे कटने को तैयार हैं, लेकिन मंदिर नहीं हटने देंगे। वहीं दूसरी ओर डियारम ने राजा मंडी रेलवे स्टेशन पर उपस्थित मां चामुंडा देवी मंदिर के साथ साथ आगरा कैंट रेलवे स्टेशन की मजार को भी नोटिस थमा दिया है। डियारम ने साफ साफ कहा कि रेलवे की जमीन पर किसी भी तरह का वो अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो वहीं हरदोई में सरकार के निर्देशों के बाद प्रशासन को भी अब सरकारी जमीनों से अवैध कब्जों को हटवाना शुरू कर देना पड़ा है। प्रशासन की लचर कार्यप्रणाली से किए गए सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों पर सरकार के निर्देशों पर बुलडोजर चला रहा है और करीबन 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को खाली कराया गया। पक्के निर्माण पर बुलडोजर चलने की ये तस्वीरें हरदोई शहर के सदर तहसील इलाके की, जहां पर नानकगंज ग्रांट में खाली पड़ी करोड़ों की सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं ने अवैध कब्जा कर रखा था। इससे पहले भी इस जमीन पर किसी की नजर नहीं रही, लेकिन जब सरकार का निर्देश आया तब जमीनें तलाशनी शुरू हुई तो पता चला कि यहाँ लगभग 15 बीघा बेशकीमती जमीन पर अवैध कब्जा हो रखा है। तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर आज गाजियाबाद पहुंचे थे। कलेक्ट्रेट सभागार में ऊर्जा अफसरों संग बैठक करते हुए उन्होंने कहा कि पावर कॉरपोरेशन से जुड़ी शिकायतें और समस्याओं को तत्काल निस्तारण करेंगे। मंत्री सोमेंद्र तोमर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में रोस्टर के हिसाब से ही बिजली की सप्लाई की जा रही है। जहां कटौती की जा रही है वहां कुछ तकनीकी कमियां या फिर मौसम में खराबी आने के कारण ही ऐसा हो रहा है, नहीं तो पहले की तरह निर्बाध आपूर्ति की जा रही होती। हल्द्वानी में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे 1125 नशीले इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। एसएसपी नैनीताल ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि किच्छा के एक डॉक्टर से सस्ते दामों पर नशीले इंजेक्शन को खरीदा जाता था और फिर हल्द्वानी और आसपास के इलाकों में ज़्यादा कीमत पर बेचा जाता था। पकड़े गए दोनों तस्कर हल्द्वानी के बनभूलपुरा हल्द्वानी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने नशीले इंजेक्शन की तस्करी में इस्तेमाल की जा रही मोटरसाइकिल को भी बरामद किया है।
दो आरोपी रेहान और विशाल गुप्ता गिरफ्तार किए गए हैं। इनकी मोटरसाइकिल से परिवहन करते हुए 1125 नशे के इंजेक्शन बरामद हुए हैं। इसमें रेहान जो है वो नूरी मस्जिद के पास इंडियन आपका मेडिकल स्टोर है, वहाँ से इसको ऑपरेट करता था, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। और इसमें एसओजी और जो बनफुलपुर पुलिस है उसके द्वारा जो सराहनीय कार्य किया है, उसमें 10,000 रुपये का इनाम आपका डीआईजी महोदय द्वारा और 5,000 रुपये का इनाम मेरे द्वारा दिया। एक डॉक्टर की भी संलिप्तता कुछ पाई गई। इसमें एक बंगाली किच्चा का रहने वाला एक बंगाली व्यक्ति पूछताछ के दौरान सामने आया है और इसके बारे में आगे की प्रयास किए जा रहे हैं कि इसकी शीघ्र गिरफ्तारी। नगर निगम देहरादून में तालाबंदी होने के साथ ही हड़ताल होने से जनता परेशान हो गई है। पूरा मामला बीते रोज मेयर सुनील उनियाल गामा के साथ हुई भद्रता का, जहां पर नगर निगम कर्मचारियों ने हड़ताल करते हुए सभी विभागों में ताले लगा दिए, तो वहीं पार्षदों ने भी नगर आयुक्त कार्यालय के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन किया। बीते रोज गूंज संस्थान की अध्यक्षा सोनिया आनंद ने मेयर के साथ पार्क की एनओसी निरस्त किए जाने को लेकर काफी हंगामा किया। साथ ही कर्मचारियों ने 24 घंटे का समय दिया है, जिसके बाद सफाई व्यवस्था ठप किए जाने की भी चेतावनी। कल भी मैंने आपको बैठ दिया था इस संबंध में, लेकिन ये थोड़ी देर बाद ये दूसरा प्रकरण हुआ है। माननीय मेयर महोदय से सोनिया आनंद जी और उनके कुछ गुर्गे उनके साथ आए, किसी काम को लेकर के आए हो, चाहे कोई नोटिस निरस्त किया गया हो, मामला बोर्ड का डिसीजन है तो बोर्ड के डिसीजन को कोई चुनौती नहीं दे सकता है। केवल माननीय मेयर महोदय को उन लोगों ने अभद्र व्यवहार किया है, उनको उनके साथ बदतमीजियाँ की है, जिसको लेकर के हमारे कर्मचारी संगठन, तीनों संगठन, सफाई कर्मचारी संघ, वाहन कर्मचारी संघ और हमारा नगर विकास कर्मचारी संघ, तीनों ने निर्णय लिया है कि हमारे प्रथम नागरिक माननीय मेयर महोदय जो देहरादून शहर के हैं, उनके साथ सोनिया आनंद उनके गुर्गे जो व्यवहार किए हैं, दुर्व्यवहार किए हैं, उसके लिए सोनिया आनंद 24 घंटे के अंतर्गत माफ़ी मांगे। जकोली ब्लॉक के अरखुंड गांव में जंगलों की आग अचानक गौशाला में लगने से दहशत फैल गई है। हालांकि यहां बंधे 5 मवेशी बाल बाल बच गए। घटना के बाद ग्रामीणों ने करीबन 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। ऐसे में वन विभाग आग को बुझाने में नाकाम नजर आया। ऐसे में प्रशासन को ठोस कदम उठाने की जरूरत है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, हमारी ये कामना है कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन भी हो और सुरक्षित भी। नमस्कार।